अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें, जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रहा है, 30% तक इस वक्त दिल्ली का संक्रमण दर है। तो ऐसे में हर फैसला जो सरकार ले रही है वो इसी उम्मीद और इसी कोशिशों के साथ कि किसी तरीके से जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ा जा सके और जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनमें कमी आ सके, उसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं उनका इलाज हो सके। आज राधा स्वामी कोविड सेंटर की शुरुआत हुई है, 500 बेड का ये अस्पताल है और मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्दी से 2000 से 5000 बेड का बनाया जाए। जी बिल्कुल प्रणय, इस बात की जानकारी दीजिएगा क्योंकि पूरा देश देख रहा है जिस तरह से ऑक्सीजन बेड्स और अगर वैक्सीन की बात की जाए, जिस तरह से जो किल्लत हम देख रहे हैं, क्या पूरी तरह से केजरीवाल सरकार की बात करें, पूरी तरह से वो खाका तैयार कर लिया गया है? क्योंकि फ्री में वैक्सीन देना और जिस तरह से जो संख्याएं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों की तैयारी पहले से कर ली गई है। देखिए, तैयारियां तो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी है कि तैयारी की जा रही है और सरकार की पहले भी 45 साल से ज्यादा के जो व्यक्ति हैं उन्हें वैक्सीन लगा रहे थे, तो अब 18 साल से जब ऊपर की आयु के लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा जो लोग हैं, जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। ऐसे में सरकार को तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखने वाली बात यही होगी कि अब 1 मई के बाद जो वैक्सीन का ड्राइव ये शुरू हो रहा है, अब उसमें किस हिसाब से पूरी तैयारी रहती है ऑनलाइन, क्योंकि अभी समस्या आ रही है ये बात थी कि ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वॉक इन वैक्सीन इसमें नहीं लग पाएगी। आपको पहले ही अपना जो समय है वो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से आम जनता के लिए सुविधाएं होती हैं, वो देखने वाली बात। बिल्कुल, इसी के साथ प्रणय जानकारी दीजिएगा, आरएमएल अगर अस्पताल की बात करें, दिल्ली के अन्य गंगाराम अस्पताल की बात करें, कई जगहों से जिस तरह से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की किल्लत आज भी और बेड्स की समस्याएं, आरएमएल अस्पताल में तो एक भी बेड खाली नहीं है। क्या कुछ सरकार तैयारियों के साथ चल रही है? क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो भयावह है। देखिए, सीधी सी जो अब सब लोग ये बात समझ चुके हैं कि पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इस वक्त जूझ रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो पड़ा, और कहीं ना कहीं सरकारों की तो निश्चित तौर पर जो पोल है खुलती हुई वो नजर आ रही है। ऐसे में यही लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं और फिर आपके पास लौटते हैं। तो लगातार बात तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना की कर रहे हैं, उस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। नारायणा ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, उसी के पास रिफिलिंग सेंटर के बाहर ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन के लिए कल से इंतजार लोग कर रहे हैं और जो किल्लत देखने को मिल रही है उसको लेकर ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार बनी हुई है और अब आपको बता दें, नारायणा ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें रिफिलिंग सेंटर के बाहर देखने को मिल रही है। वहीं ऑक्सीजन का इंतजार लोग लगातार कर रहे हैं। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय देखिए, अगर इसी बात से पूछा जाए, ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है, रिफिलिंग सेंटर की बात करें, लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है उसको लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि हमें हमारे घर वालों को बचाना है। किस तरह की सुविधाएं? बिल्कुल राधिका, इस वक्त क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या डबल मास्क और क्या हैंड सैनिटाइजेशन, घंटों घंटों लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आप देखिए, गर्मी इतनी ज्यादा इस वक्त पड़ रही है और ऐसी गर्मी के अंदर भरी दोपहरी में लोग मजबूर हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाता है तो उन्हें रिफिल करने के लिए कोई जगह नहीं है। रिफिल करने के लिए अगर आपको कोई जगह भी मिल जाती है तो वहां पर बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो इस वक्त निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, आम जनता बहुत परेशान है। और इस वक्त अस्पतालों की बात जैसे हम पहले कर रहे थे राधिका, बहुत बड़ा बोझ जो है वो अस्पतालों पर है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से जो है वो चरमराया हुआ है। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पतालों में तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और लोग खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम करते हुए जगह जगह
जो है वो परेशान हो रहे हैं। जी, अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद करें। हम बात देश की राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, इसके हालात ऐसे हैं तो अंदाजा लगाइए बाकी राज्यों की किस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, वहां तक ऑक्सीजन कैसे मुहैया करवाएगी केंद्र। क्योंकि अब सवाल बड़ा ये उठ जाता है कि देश की राजधानी जिस तरह से चरमरा गई है, जहां लोगों की जिस तरह से मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, उसको लेकर हमने कहीं बहुत देर कर दी है। 2020 में हमारे सामने ये तस्वीरें थी, हालातों को ठीक कर सकते थे, लेकिन देर सवेर ही सही, इतनी मजबूती के साथ आगे का क्या कदम होगा? देखिए, आगे के कदम की तो बहुत दूर की बात है राधिका। अभी जो मौजूदा हालात हैं वो ही सुधर जाएं तो लोगों की यही उम्मीद है कि मौजूदा जो हालात हैं वो ही सुधर जाएं तो कम से कम उनके जो परिजन है, जो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आगे की दूर तक सोचने से पहले आज स्थितियों को ठीक करना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को एक फटकार लगाई है, आपको बता देते हैं। मतगणना के समय कोविड प्रोटोकॉल का मांग ब्लूप्रिंट, तो फटकार लगाते हुए इसी के साथ आपको बता दें, अगर नहीं दिया 2 मई तक मतगणना रोक दी जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से फटकार, कोरोना के लिए ईसी जिम्मेदार होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को फटकार लगाया, उसकी जिम्मेदारी पूरी इलेक्शन कमीशन की होगी। उसी के साथ मतगणना के समय कोविड प्रोटोकॉल की मांग ब्लूप्रिंट, तो आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी, अगर नहीं दिया गया 2 मई तक मतगणना को रोक दी जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ये कहते हुए नजर आया, कोरोना के लिए इसकी जिम्मेदारी ईसी की होगी। चुनाव के दौरान ईसी कोरोना प्रोटोकॉल नहीं कराया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं हुआ और मतगणना के दौरान कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए सामने आए, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ईसी की होगी। अगर नहीं दिया गया 2 मई तक मतगणना को रोक दिया जाएगा। तो हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। आपको सीधे तौर पर बता देते हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान ईसी कोरोना प्रोटोकॉल नहीं कराया गया, इसको लेकर अब फटकार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर नहीं दिया 2 मई तक मतगणना को तो रोक दिया जाएगा। तमाम वो चीजें कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के लिए ईसी कमीशन को लेकर ये तमाम बातें मद्रास हाईकोर्ट कहता हुआ नजर आया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात नोएडा की करेंगे। लगातार हर जगह से एक ही खबर सामने निकल कर आ रही है और एक ही पुकार निकल कर आ रही है, मेरे अपनों को बचा लीजिए। और जिस तरह से जो चीजें सामने निकल कर आ रही, यकीनन ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू बेड की कमी नहीं है। अगर बात नोएडा की करें तो विनायक हॉस्पिटल की, या नॉन कोविड-19 अस्पताल है, लेकिन यहाँ 53 मरीज भर्ती है और उसमें करीब 30 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नीलेश के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है और हमने जिला प्रशासन को इस बारे में बता भी दिया है, ये भी कहते हुए नजर आए। इसी के साथ लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। अगर यहाँ कोई भी घटना घटती है तो हॉस्पिटल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हालात ऐसे बने हुए हैं क्योंकि पहले ही डीएम और प्रशासन को इस बारे में बता दिया गया था। तो आपको बता देते हैं, जिस तरफ से देखो हर तरफ से एक ही खबर सामने आ रही है और इसी के बीच ये खबर निकल कर आई है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, लगातार वेंटिलेटर की कमी। और इसी के साथ अब नोएडा विनायक हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं और हमारे संवाददाता हैदर अली ने डॉक्टर विनायक से बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए। पूछेंगे तो आज हमारे पास टोटल 53 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनमें से मिनिमम 35 ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं और हमारे पास सिलेंडर बस 1 से 1.5 घंटे का बचा हुआ है। जैसे ही मुझे इसके बारे में सारा चीज़ पता चला और दिखा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मैंने डीएम ऑफिस में जो उनके असिस्टेंट हैं उनको मैसेज भी डाला हुआ है, सीएमओ ऑफिस में डाला हुआ है, वैभव बब्बर जो डीआई जो कंट्रोल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऑल्दो हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी हम अपने पेशेंट्स के लिए डिवोटेड हैं और आईसीयू में ऐसे पेशेंट्स हमने रखा हुआ है जिनको इमीडिएट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और उन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को हमने ये भी बोला हुआ है कि भाई हमारे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दो, लेकिन वो लोग इतना रिक्वेस्ट करने पर भी वो ले जाने के लिए रेडी नहीं है। और हमें पता है कि 1 से 1.5 घंटे में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आता है, उनके पेशेंट्स मर जाते हैं अगर हमारे हॉस्पिटल में, तो यही परिजन है जो हंगामा, तोड़फोड़ और सारा चीज़ करेंगे। तो हमने मेरा रिक्वेस्ट है
प्लस सीएमओ ऑफिस में भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे हॉस्पिटल को मदद की जाए। हम लोग नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन क्या नॉन कोविड हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज करे, या जो हाई क्रिटिकल केयर पेशेंट्स आईसीयू में है उनका इलाज करे? तो मेरा सवाल यही मीडिया से भी है कि प्लीज आप लोग भी इस चीज को ऊपर उठाइए। आज के डेट में हमारे हॉस्पिटल को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। हमारा जो गैस एजेंसी है उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, सप्लाई कम कर दिया गया है। रात दिन हमारे एम्प्लॉय स्टाफ जो है जाकर 2-4 सिलेंडर 5 सिलेंडर कैसे कैसे भर्ती कर उसको लाकर दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमारे हॉस्पिटल में बड़ी कैजुअलिटी हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता हूं, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम पेशेंट को रिफर कर दें और फिर अटेंडेंट्स उनके नहीं ले जा रहे हैं। प्लीज मेरा डीएम से रिक्वेस्ट है और सीएमओ ऑफिस से रिक्वेस्ट है, ये सिचुएशन हमारे। लगातार देश भर से एक ही तरह की आजकल खबरें आ रही हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। मैं नोएडा में मौजूद हूं विनायक हॉस्पिटल में, और यहाँ भी महज 1 से 1.5 घंटे की अब ऑक्सीजन बची है। हालांकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी यहाँ 53 मरीज़ एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, और उसमें से करीब 30 मरीज़ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं। तो ऐसे में महज 1 घंटे की ऑक्सीजन का बचना, करीब 30 जिंदगियां दाव पर लग जाएंगी। हालांकि एमएस की बात करें, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ विनायक हॉस्पिटल, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने प्रशासन को लेटर लिख दिया है, बाकायदा उसको बोल दिया है, लेकिन अभी तक कोई किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला है। देखना यही होगा। जहां 53 मरीज़ एडमिट हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये है कि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी यहाँ मरीज़ों का इलाज चल रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो अब देखना यह है कितनी देर में यहाँ ऑक्सीजन का प्रबंध हो पाता है। हैदर अली, जेके 24/7 न्यूज़, नोएडा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से पूर्व रो रंजन की मृत्यु हो गई है। इलाज न मिल पाने की वजह से पूर्व जासूस ने दम तोड़ दिया गया है। रो के पूर्व जासूस मनोज रंजन की मौत हो गई है। आपको बता देते हैं अस्पताल में भर्ती के लिए नहीं मिला और सीएमओ का पत्र, और इसी के चलते लखनऊ सीएमओ का पत्र मिलने पर 18 घंटे लगे, और आज सुबह तड़के यानी कि 4 बजे दम तोड़ दिया गया है पूर्व जासूस ने। और ये बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, लगातार कोरोना की चपेट में एक के बाद एक लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उन्हें सीएमओ का पत्र मिलने में जितना वक्त लगा उसके चलते 18 घंटे लग गए। और आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी, इस दौरान ना अस्पताल में बेड मिला, ना अस्पताल मिला, और सुबह तड़के 4 बजे दम तोड़ दिया गया है पूर्व जासूस, आपको बता देते रो रंजन ने। और उसी के चलते आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये भी आपको बता देते हैं, लखनऊ के सीएमओ का पत्र मिलने में 18 घंटे लग गए हैं, और उसी के चलते हमारे साथ हमारे संवाददाता यूपी से राजेंद्र, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र सिंह सोडी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे जानते हैं। राजेंद्र सिंह जी बताइएगा, क्योंकि बात हम पूर्व रो रंजन की कर रहे हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं विदेशों में तकलीफें झेलकर भारत लौटे, और आज उनकी जिस तरह से जो मृत्यु हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल आपसे यही मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह पूरे रो रंजन की मृत्यु हुई है, आज 26 तारीख है, सीएमओ लखनऊ ने रेफरल लेटर कैसे जारी कर दिया? क्योंकि इस बात की जानकारी 2 दिन पहले ही रेफरल लेटर सिस्टम को खत्म कर चुकी है एसीएस हेल्थ यूपी। राधिका, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है कि जब योगी सरकार ने पहले से ही मना कर दिया 2 दिन पहले कि किसी रेफरल लेटर की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने क्लियर कट ट्वीट किया कि किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पेशेंट पहुंच गया तो उसको एडमिट होना है, और अगर सरकारी में जगह नहीं होगी तो प्राइवेट में उसको दाखिल कराया जाएगा। मगर उसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। जो मुख्यमंत्री ने अपनी साइट, अपनी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, सारे नंबर मिला करके जनता परेशान है। कोई नंबर उठता नहीं है, बाकी नंबर स्विच ऑफ बताते हैं, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। सीएमओ का रोल उसमें से खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो जासूस जिसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, इतनी कठिनाइयां झेली, उसके बाद जब उसके साथ ये बर्ताव हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, कितनी दर्दनाक थी, तो आम जनता का क्या हाल होगा? राधिका, बहुत ही चिंताजनक हालात हैं लखनऊ के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते आए कि अगर मरीज भर्ती नहीं हुआ तो डीएम और सीएमओ पर कार्रवाई होगी।
क्या अब डीएम और सीएम पर कार्रवाई होगी, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? नहीं होगा राधिका जी, कुछ नहीं होगा। डीएम का फोन नहीं उठता है, सीएमओ का फोन नहीं उठता है। लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे डायरेक्ट कंप्लेंट डाल रहे हैं, वहां से भी कोई कॉल नहीं आ रहा है। और यहाँ कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिसको भी जो जितने नंबर दिए जाते हैं वो सारे के सारे नंबर, हम उस पे रियलिटी चेक करवाया हमने, तो उसमें से 90% नंबर स्विच ऑफ हैं। 1-2 नंबर जो मिलते हैं वो उठते नहीं है। तो बिल्कुल ये सब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इसका पुरसा हाल नहीं है। तो हालात बहुत खराब हैं। बिल्कुल, यकीनन हालात बहुत खराब है और किसी से ये तस्वीरें छुपी हुई नहीं है। राजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब लखनऊ से हमारे संवाददाता फिर जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। जानकारी आपसे सबसे पहले यही जानी जाएगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से जो तमाम बातें, तमाम दावे करती आई है, वो कहती है कि लखनऊ में अनूप त्रिपाठी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। तो फिर हमारे पूर्व रॉ एजेंट क्यों नहीं भर्ती हो पाए, क्यों उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? ऑक्सीजन तो दूर की बात है, उन्हें अस्पताल तक मुहैया नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर देखिए राधिका, लखनऊ की हालत ख़राब है। लखनऊ की अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखते हैं तो 5000 से ज़्यादा नए संक्रमण के मामले हर 24 घंटे में आ रहे हैं। और जो कोविड के अस्पताल हैं उनकी संख्या करीब 100 के करीब है। और वहाँ पर हर अस्पताल में 50 से 100 से लेकर 150 तक बेड हैं। अब तक जो अस्पतालों में भर्ती हैं, लाखों मरीज भर्ती हैं और रोज़ 5000 से ज़्यादा नए मरीज आना, ये उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए और ख़ास तौर पर राजधानी लखनऊ के जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। कोविड के स्पेशलिस्ट अस्पताल तैयार हो जाने चाहिए थे, वो तैयार नहीं हुए। अब जब अपने चरम पर कोविड है, तब नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अब अस्पताल बन रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में एक 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। वो कब तैयार होगा, तब तक सैकड़ों लोगों की मौतें रोज हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कुछ नहीं कहा जा सकता। राधिका, सबसे दुखद स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार को राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है। राष्ट्रवादी सरकार के अंदर एक जिसने देश के लिए काम किया, पूर्व रॉ एजेंट, उसको इलाज नहीं मिला और वो कोविड से दम घुट गई आज और उसने अपनी जान दे दी इलाज न मिलने से। क्या स्थिति रही पिछले 4-5 दिनों से? मनोज रंजन दीक्षित जो पूर्व रॉ एजेंट हैं, पाकिस्तान में रहे और 2013 में, इससे पहले राधिका एक और दुखद बात थी, 2013 में ठीक इसी तरह मनोज रंजन दीक्षित की पत्नी का भी निधन हुआ था। उनको कैंसर हुआ था और उन्हें इलाज बढ़िया नहीं मिल पाया था, लिहाजा उनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई थी। और अब इलाज न मिलने से कोविड के चलते मनोज रंजन दीक्षित की आज मौत हो गई। लेटर जारी हुआ, तमाम सारी कवायदें हुई, लेकिन इलाज नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने मनोज रंजन दीक्षित को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां आज उनकी दुखद मौत हो गई। तो ये स्थिति है राधिका कि सरकारी दावे अलग हैं, मुख्यमंत्री जी तमाम निर्देश दे रहे हैं, लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी मेहनत में और उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं, जो ज़मीनी लेवल पर अधिकारियों के दावे हैं, वो उनमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारी भले ही कह रहे हैं कि लखनऊ में अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, हर मरीज को बेड दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे सामने दर्जनों मरीज रोज़ ऐसे आते हैं जो कई दिनों से अस्पताल ढूंढ रहे हैं, अस्पतालों में बेड ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है। सच्चाई अलग है, कागजी जो दावे अधिकारियों के हैं वो अलग है और शायद ये मिस गैपिंग हो रही है। जो सूचनाएं हैं धरातल की, वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही हैं। बिल्कुल अनूप त्रिपाठी, कई सारे सवाल हैं कि पूर्व जासूस जिस तरह से दम तोड़ देते हैं, वो उन तमाम बातों पर पानी फेर देते हैं जो कह रहे हैं कि हमने हालातों को ठीक कर लिया है, स्थितियां ठीक है। और स्थितियां ठीक कहां से हैं, जब एक पूर्व जासूस को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए स्थानीय लोग दर दर भटक रहे होते हैं, उन्हें जगह नहीं मिल पाती है, बेड नहीं मिल पाता है। और यकीन मानिए अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आप आज भी कई गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारना पड़ेगा। क्या ये सवाल अब वहां तक पहुंच पा रहा है, आगे कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए राधिका, जमीनी स्तर पर जो हालात है, मुख्यमंत्री को उनको खुद देखना होगा, खुद समझना होगा, तभी सुधार हो सकता है। अधिकारी जो फीडबैक दे रहे हैं कागजों पर, वो सही है या नहीं है, गलत है, इसको परखना होगा। क्योंकि जो लखनऊ की बात हो, वाराणसी की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 2 दिन पहले जो तस्वीर आई थी
कि रिक्शे में ही, ऑटो रिक्शा में ही मौत हो जाती है कोविड मरीज की, अस्पताल के बाहर उसको इलाज नहीं मिलता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का हाल है। जमीनी हालात ये हैं। अब मुख्यमंत्री जी तक क्या रिपोर्ट अधिकारी दे रहे हैं, जिलाधिकारी क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, सीएमओ क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है ये मुख्यमंत्री को खुद देखना होगा। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो ये दुखद है प्रदेश के लिए। और